जमपुर अपने आप में एक शांत, सुस्त और मिट्टी की गंध से भरा इलाका था। लोग साइकिल से खेतों में जाते, औरतें कुएं से पानी भरती और बच्चे खेलते हुए खेतों में दौड़ते। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी आंधी के पहले का संकेत देता है। उस गांव में लोग कम बोलते थे, लेकिन निगाहें बहुत कुछ कह जाती थी और उन्हें निगाहों की अनदेखी एक दिन पूरे गांव की आत्मा को झकझोर देगी, यह कोई नहीं जानता था। हरिनाथ गांव का एक मध्यम वर्गीय किसान, उम्र करीब 50 साल, लेकिन जिस्म अब भी मजबूत। उसकी पत्नी रेखा देवी उससे 10 साल छोटी, शांत और सुशील महिला मानी जाती थी। गांव में उसकी छवि आदर्श गृहिणी की थी, लेकिन आदर्शता की छाया के पीछे भावनाओं का सूखा पड़ा था। हरिनाथ खेतों और मंडी के बीच इतना व्यस्त रहता था कि रेखा के हिस्से में केवल अकेलापन, जिम्मेदारियां और एक अनकहा उपेक्षित प्रेम बचता। उनकी कोई संतान नहीं थी और यह भी घर के भीतर एक मौन क्रंदन की तरह गूंजता। रेखा की आंखें धीरे धीरे घर की दीवारों से बाहर देखना शुरू कर चुकी थी और एक दिन वह निगाहें जाकर रुकी पंकज पर। पंकज गांव के ही एक युवक, उम्र लगभग 26, रूपवान पर बेरोजगार। का पिता उसे ढाबा खोलने को कहता, लेकिन उसका मन आवारा था। गांव की चौपाल हो या तालाब का किनारा, हर जगह उसकी उपस्थिति रहती थी, पर वह खुद को गांव के हिसाब से छोटा मानता था। रेखा और पंकज की पहली भेंट गांव के रामलीला मंचन में हुई थी। वह उसे सीता जी बोलकर मजाक करता था और धीरे धीरे यह मजाक गहरे संवादों में बदल गया। अकेलापन, भावनात्मक भूख और पंकज की जवानी, तीनों ने रेखा को खींच लिया। रेखा अब हर सुबह पंकज को किसी बहाने से देखती, दूध देने जाना हो या नदी किनारे कपड़े धोना, निगाहें उसे ही खोजती। और पंकज, जिसे आर्थिक ज़रूरत थी, इस बात को अवसर बना लिया। दोनों के बीच अवैध संबंध की शुरुआत खेतों में हुई, फिर एक पुराने बगीचे में। रेखा का डर भी अब उसके प्रेम का हिस्सा बन चुका था, परंतु गांव के सन्नाटे को ज़्यादा देर तक चुप रहना नहीं आता। सबसे पहले संदेह गांव की एक विधवा महिला शांति देवी को हुआ। उसने देखा कि पंकज अक्सर रेखा के घर के आसपास मंडराता है। एक दिन गांव में खबर फैली, रेखा देवी की हरकतें ठीक नहीं हैं और पंकज का घर में आना जाना बढ़ गया है। हरिनाथ को इस बात की भनक तो थी, लेकिन वह इसे स्त्री का भ्रम समझता रहा। उसने न तो शक जताया न बात की, शायद अपनी मर्दानगी पर आघात से डरता था। पर कहानी ने मोड़ तब लिया जब हरिनाथ अचानक खेत में मरा पाया गया। सिर पर तेज वार और शरीर में खून ही खून। गांव पूरी तरह स्तब्ध हो गया। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद गांव में आया एक गुप्तचर या डिटेक्टिव, डॉक्टर चमन, जो शहर से आया व्यक्ति था। इस व्यक्ति का रहन सहन गाँव वालों जैसा नहीं था, पर उसकी आंखें जैसे सन्नाटे को पढ़ लेती थी। चमन ने सबसे पहले रेखा के घर की पड़ताल की। उसके सवाल सीधे नहीं थे, वह बातें करते करते चेहरे पड़ता था। रेखा ने कहा, वो तो अकेले खेत गए थे, मुझे क्या पता कैसे क्या हुआ। लेकिन एक बात ने डॉक्टर चमन को चौंका दिया। रेखा के कमरे में रखे काले बक्से पर खून का हल्का धब्बा। ये बक्सा खेत में गया कैसे? उसने खुद से सवाल किया। फिर जांच में पता चला कि हरिनाथ की मौत के तुरंत बाद रेखा घर नहीं लौटी, बल्कि गांव के पुराने रास्ते से होते हुए खेत की ओर गई थी। गांव के ही एक बच्चे ने देखा कि रेखा ने कुछ भारी चीज़ उठाई और पंकज की मदद से वह घर लाई। डॉक्टर चमन को समझ आया कि हत्या के बाद कपड़े, हथियार बक्से में छिपाए गए थे। खून से सना एक चाकू और हरिनाथ के खून वाले कपड़े, जिन्हें धोया तो गया, लेकिन दाग पूरी तरह मिटी नहीं थी। तभी गांव के एक लड़के ने बताया कि हरिनाथ की मौत से
एक दिन पहले रेखा और पंकज को शाम को पुराने बगीचे में देखा गया था। अब कड़ी जुड़ रही थी। डॉक्टर चमन को कोई ठोस प्रमाण चाहिए था। उन्होंने गांव के पुराने ढाबे पर जाकर पंकज को बुलाया। बातों बातों में उन्होंने कहा, पंकज तुम तो समझदार हो, गांव में रहकर भी काफ़ी चालाक लगते हो। पंकज मुस्कुराया, लेकिन उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थी। डॉक्टर चमन ने धीरे से कहा, तुम्हारे मोबाइल में जो कॉल रिकॉर्ड है वो बता देगा कि तुम मौत की रात कहाँ थे। हम शहर से सिग्नल डिटेल मंगा चुके हैं। यह सुनकर पंकज का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। दीदी ने कहा था कि वो खुद कुछ करेंगी। मैं तो ऐसे उसने घबराते हुए बोला। डॉक्टर चमन को अब पूरी तरह सच जानना बाकी नहीं था। रेखा ने स्वीकार कर लिया, मैंने हरिनाथ को जहर देना चाहा था, लेकिन वो जल्द नहीं मरा, इसलिए पंकज से कहा कि पत्थर मार दे, पर मैंने उसे उकसाया। डॉक्टर चमन ने दोनों को गिरफ्तार करवाया। गांव का सन्नाटा अब टूटा, लेकिन यह टूटन स्थायी थी। लोगों ने पहली बार जाना कि कैसे एक प्रेम जो सहानुभूति से शुरू हुआ, लालच, भूख और हत्या तक पहुंच गया। रेखा ने जेल में रहकर आत्महत्या की कोशिश की, पर असफल रही। पंकज ने भी 3 साल बाद जेल में ही फांसी लगाकर जान दे दी। गांव वालों ने वर्षों तक उस खेत को वीरान रखा जहां हरिनाथ मरा था। लोग कहते थे वो खेत अब सिर्फ फसल नहीं, अफसोस भी उगाता है। डॉक्टर चमन ने जेल में रेखा से एक बार मिलने की कोशिश करी। उसने रेखा से पूछा, तुम्हारे घर के काले बक्से में वो पुराना हार किसका बन था जिस पर हल्का खून लगा था? रेखा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, वो मेरी सौतेली बहन मीरा का था। वो गांव में नहीं दिखती। वो सालों पहले गायब हो गई थी। किसी ने खोजा नहीं, क्योंकि सब मान बैठे हैं कि वो भाग गई है। पर रेखा की आंखें डबडबा गईं। डॉक्टर चमन ने पहली बार महसूस किया कि इस औरत के भीतर सिर्फ हत्या नहीं, कुछ और भी दबा है। एक पुराना गुनाह या शायद एक और लापता कहानी। चमन ने मीरा की फाइल निकाली और पाया उसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं की गई थी। गांव के स्कूल की एक पुरानी तस्वीर में मीरा थी और उस तस्वीर के कोने में पंकज भी। क्या पंकज और रेखा का संबंध बहुत पहले से था? क्या मीरा उस साजिश का पहला शिकार थी? यह रहस्य खुला नहीं, लेकिन डॉक्टर चमन की केस फाइल में घनश्यामपुर केस के नीचे एक और पंक्ति जुड़ गई, एक और नाम जुड़ा, मीरा, जिसकी कहानी कभी पूरी नहीं हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हम अगला पार्ट लेकर आएंगे। मीरा का रहस्य जो इस पार्ट में हम नहीं खोल पाए। अगर आपको अच्छा लगा तो हम दूसरा पार्ट लेकर बहुत जल्द आएंगे। धन्यवाद।